हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। इंडियन हिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है और इसमें मैं आपको क्लास थर्ड में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। इस वीडियो में इंडिया के सभी वाइस रॉय के बारे में, जिसमें कि मैंने ये आखिरी वीडियो बनाई है। इससे पहले मैंने दो वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया था इंडियन वाइस रॉयज कौन कौन से आए। तो इसमें 1930-31 तक जो वायसराय है उसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है। पहली और दूसरी वीडियो में वो सारे के सारे वायसराय के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने आपको उन सभी के बारे में डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अगर पहले नहीं देखी है तो उनको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एक के बाद में अगर एक आप सारे वायसराय के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पहले वो वीडियो देखनी जरूरी होगी। देन उसके बाद में आप उसको देखिए तो इसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि जितने भी वायसराय भारत में आए उनके कार्यकाल क्या रहे थे और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जो जो यहाँ पर कार्य किए उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मैं अगले वायसराय जो कि 1931 के बाद में जो वायसराय आए उसके बाद में 1931 से लेकर 1947 यानी कि 1931 फ्रॉम 1931 टू 1947 तक जो वायसराय रहे उसको पूरा मैं कंपाइल इसमें आपको करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो स्किप नहीं कर पाएंगे। और वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सारे आपको फैक्चुअल में बताने वाला हूं, जिसमें कि एक एक वायसराय के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करता हूं ज्यादा समय न लेते हुए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं उसमें मैंने स्टार्टिंग से फ्रॉम जब से वायसराय की नियुक्ति हुई, जो कि लॉर्ड किनिंग के समय 1958 में लॉर्ड किनिंग पहले वायसराय बने। देन उसके बाद में दूसरे फिर जो लगातार वायसराय बनते रहे, तो मैंने लगातार जो वीडियो बनाया उसमें 1931 में जो वायसराय आए थे जिनका कार्यकाल खत्म हुआ था वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के बाद में जो वायसराय बनकर आए थे वो थे वेलिंगटन। तो वेलिंगटन का जो कार्यकाल था वो था 1931 से लेके 1936 के बीच में। तो सबसे पहले जो लॉर्ड रिपिन जो कि अपने कार्यकाल को अपने समय को पूरा करके गए, तो उसी समय सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और सबने अवज्ञा आंदोलन के साथ में ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ। तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो कि इनको एक तोहफे में यानी कि गिफ्टेड मिला था, जो कि भारत में जो गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था 1930 में, जब इन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। जब दांडी यात्रा की थी, दांडी यात्रा के बाद में जब नमक कानून तोड़ा था तो वहीं पर इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर हमें क्या सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तो सबने अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय में शुरू हुआ। देन उसके बाद में लॉर्ड वेलिंगटन आए, तो 1931 में इनके समय में भी सबने अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत हुई। तो पुनः शुरुआत का मतलब यह होता है कि जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ था 1930 में, 1931 में, देन उसके बाद में उसमें जो सक्सेस नहीं मिली और कहीं ना कहीं पे गांधी जी उससे जो उसमें समझौता किया गया था इरविन और गांधी समझौता, और उसमें बात नहीं बनने के कारण वो वापस जब लंदन से वापस लौटे तो देन उसके बाद में दोबारा से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। क्योंकि पहले ये समझौता हुआ था इरविन के साथ में, गांधी जी के साथ में, कि इरविन ने कहा था कि अब जो सबने अवज्ञा आंदोलन आपने किया है उसको आप समाप्त कर देंगे और हम जो करना चाहते हैं उसमें चार चार बिंदुओं पर यहाँ पर समझौते किए गए थे। तो उसमें से एक ये था, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें सक्सेस ना मिलने के कारण दोबारा से गांधी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि लंदन से वापस आने के बाद में की। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में दोबारा से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। अगले पॉइंट्स पर चलते हैं अपन। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक मिनट।
चलिए, देन उसके बाद में लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही 1931 में सबने अवज्ञा की शुरुआत हुई थी। 1932 में जैसे ही सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी गांधी जी के द्वारा, देन उसके बाद में वेलिंगटन ने 1932 में गांधी जी को जेल में डाल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जिस तरीके से सबने अवज्ञा में जितनी भी उस समय की जो सरकारी उपक्रम थे या फिर जो भी उस समय के कानून अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे थे उन सबका विरोध किया गया, और उसमें हर प्रकार की ना शामिल थी, यानी कि टैक्स भी नहीं देना, बहुत सी चीजें थी जो कि सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल की गई थी, जिसमें कि कपड़ों को भी स्वीकार न करना, और साथ ही साथ में जितनी भी सरकारी संस्था थी उसमें ऑफिस में जो कर्मचारी आते थे उन कर्मचारियों ने भी जाने से इनकार कर दिया था। तो इसमें काफी ज्यादा विद्रोह हुआ, और काफी ज्यादा विद्रोह जो कि अंग्रेजों ने झेला। तो अंग्रेजों ने में से वेलिंगटन ने क्या किया था, गांधी जी को उस समय जेल में डाल दिया। साथ ही साथ कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से स्टेप अंग्रेजों के अगेंस्ट लेना चालू कर दिए थे, और उस समय जो तरीके से जन आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था, तो कांग्रेस को अंग्रेजों ने क्या किया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया था, जो कि उस समय का एक पार्टी थी, एक कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो उसको 1932 में वेलिंगटन के समय में इसको गैर कानूनी घोषित किया। देन उसके बाद में लंदन में ही 1932 में आखिरी गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, वो वेलिंगटन जब भारत का गवर्नर जनरल था तब ये आयोजित किया गया। देन उसके बाद में 1932 में ही अगस्त में कम्युनल अवार्ड आया। कम्युनल अवार्ड जो कि उस समय के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जो कि 1932 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं आपको सामने लेके आ रहा हूं। तो 1932 में जिस समय भारत में लॉर्ड वेलिंगटन था, उस समय ये कम्युनल अवार्ड जो कि इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने लागू किया, जो कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद कम्युनल अवार्ड मतलब कि ये पूरी की पूरी तरीके से ये जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में जो एक डिवाइडेशन की पॉलिसी डेवलप की थी, वो वेलिंगटन के समय में ही लाई गई थी। तो इस कारण से गांधी जी और ज्यादा क्या हो गए थे, रुष्ट हो गए थे। गांधी जी को मालूम पड़ा कि कम्युनल अवार्ड आया, देन उसके बाद में गांधी जी ने इस कम्युनल अवार्ड को खत्म करने के लिए आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। आमरण अनशन कर दिया कि जब तक कि ये कम्युनल अवार्ड वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मैं एक भी खजाना नहीं लूंगा। तो ये जो हुआ था ये वेलिंगटन के समय ही हुआ। फिर उसके बाद में गांधी जी जब आमरण अनशन शुरू हुआ, तो आमरण अनशन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि कम्युनल अवार्ड जो आया था वो आया था अगस्त में। जब अगस्त में आया, देन उसके बाद में सितंबर में आके अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड आया, और सितंबर 1932 में जाकर इस कम्युनल अवार्ड के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, जो कि पूना समझौता के रूप में जाना जाता है। पूना पैक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पूना पैक्ट हुआ, देन उसके बाद में जब पूना पैक्ट हो गया तो उसमें गांधी जी ने अपना अनशन खत्म किया। ठीक है, तो ये 1932 की बात है। और वेलिंगटन के समय में उसी समय देहरादून में भी क्या हुआ था, राष्ट्रीय सेना एकेडमी की भी स्थापना की गई थी। 1932 की बात है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है वो भी वेलिंगटन के समय का है। 1933 में तीसरी गोलमेज सम्मेलन में जो सुधार प्रस्तावित किए गए थे, यानी कि सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था 1930 में, उसके बाद में 31 में हुआ, उसके बाद में 32 में हुआ। तो टोटल सम्मेलन कितने हुए थे गोलमेज सम्मेलन, तो दो हुए थे, 3। तो तीसरा जो फाइनल गोलमेज सम्मेलन हुआ, देन उसके बाद में उसमें जो भी उस समय की जो रिकमेंडेशन दी गई, जो सिफारिशें दी गई, जो उसमें प्रस्ताव उसमें रखे गए, ठीक है ना, सुधार के लिए, उसके लिए वेलिंगटन के समय ही एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी किया गया था 1933 में। उसके बाद में वेलिंगटन के समय में ही, ठीक है, 1934 के समय की बात है, ये सबने अवज्ञा आंदोलन की वापसी हो गई, क्योंकि धीमे धीमे करके सबने अवज्ञा कमजोर होता चला गया, और सारे जितने भी आंदोलन थे अगर इतिहास में देखे जाएं, एक समय में वो काफी ज्यादा प्रभावी रहे, लेकिन धीमे धीमे करके वो आंदोलन अंग्रेजों ने उनका उसका दमन किया, और दमन करने के बाद में वो सारे आंदोलन कमजोर होते चले गए। तो उसी तरीके से सबने अवज्ञा आंदोलन भी क्या हुआ था, कमजोर होता चला गया था। और इसी समय में रॉयल इंडियन नेवी की भी स्थापना की गई, जिसका की रोल आपको मिलेगा आगे जब 19
1946 में जब रेवोल्यूशन हुआ, जब क्रांति हुई, जिस समय की नेवी ने विद्रोह किया, तो उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल जो था भारत के आजादी के लिए, वो रॉयल इंडियन नेवी के जो सैनिक थे, उन्होंने जो विद्रोह किया था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इस रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी, 1934 में। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो पॉइंट है वो भी वेलिंगटन का है 1935 में, क्योंकि इसका कार्यकाल 1931 से लेकर 1936 के बीच में रहा। तो 1935 में ही ब्रिटिश संसद की जो प्रवर समिति थी, ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट में कुछ संशोधन करके के पश्चात में भारत शासन अधिनियम पारित किया। भारत शासन अधिनियम, जो कि उस समय का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बना, और जिसके तहत भारत में जो द्वैत शासन प्रणाली थी, जो कि 1900 कब लागू की गई थी? 1919 में लागू की गई थी। 1919 में जो द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, जिसको कि चैम्सफोर्ड लॉ बोला जाता था। तो चैम्सफोर्ड लॉ, मांटिंगो उस समय के सेक्रेटरी थे, और चैम्सफोर्ड उस समय के क्या थे? वायसराय रहे। तो इन दोनों ने बीच के ये द्वैत शासन ले गया था। द्वैत शासन को खत्म करते हुए यहां पर इसमें अमेंडमेंट लाया। देन उसके बाद में 1935 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुए, उसमें फिर अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट होने के बाद में इंग्लैंड की संसद में भारत शासन अधिनियम को पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1935 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जिसको कि भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, ये पारित हुआ। इसमें क्या व्यवस्था थी? इसमें ये व्यवस्था थी कि इसमें भारत को दो भागों में यहाँ की सरकार को विभाजित किया था, यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी को। जो केंद्र की जो गवर्नर था, केंद्र की जो गवर्निंग पॉलिसी थी, वो पूरी की पूरी इंग्लैंड की, मतलब अंग्रेजों के अधीन थी। और लेकिन यहाँ पे जो प्रांतीय व्यवस्था की गई थी, प्रांतीय शासन व्यवस्था, वो भारतीयों के हाथों में दे दी गई थी। तो इस तरीके से प्रांतीय शासन व्यवस्था की शुरुआत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 में लागू की गई थी। तो इसमें द्वैत शासन हटाकर यहां पर प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था को भी लेके आया गया था। आगे चलते हैं। 1900, अब क्या हुआ देखिए, अब आ गया 1936 से लेके 1942। तो यहां पर वायसराय बदल गया। लॉर्ड लिनिथगो यहां पर वायसराय बन के आया। तो 1937 में इसके समय में अप्रैल में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत कर दी गई थी। यानी कि उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जो कि 1935 में, जिसको कि भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, वो भारत शासन अधिनियम लागू कर दिया गया। देन उसके बाद में उसके प्रोसीजर को स्टार्ट करते करते पहली बार अप्रैल में जो प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था है, उसको यहां पर इसकी शुरुआत हो गई। इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद में वहां पर जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां थी, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल थी, मुस्लिम लीग भी शामिल थी, और अन्य पार्टियों से मिलकर यहाँ पर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में वहां के जो सदस्य खड़े हुए, देन उसके बाद में पूरे भारतवर्ष में ये स्वशासन, प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1937 में कर दी गई थी। उसके बाद में जून में अंतरिम मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। जुलाई में कांग्रेस मंत्रिपरिषद के 6 प्रांतों का गठन हुआ, यानी कि 6 प्रांत में यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। देन उसके बाद में यहाँ पे संघीय न्यायालय की भी स्थापना 1937 में लॉर्ड लिनिथगो के समय में की गई। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट जो कि 1938 में लिनिथगो के समय का ही है। तो लिनिथगो के समय में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, मेरे शिष्यों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ये क्वेश्चन बनता है कि पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हरिपुरा में हुआ था, जो कि गुजरात में था। कहाँ था ये? गुजरात के हरिपुरा में ये पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसमें इन्होंने एक प्लान लेके आए थे, योजना आयोग। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। यहां पर प्लानिंग कमीशन की शुरुआत इन्होंने की थी इंटरनली कांग्रेस में, यानी कि एक प्लान लेके आए थे, एक आयोग, एक योजना की पूरी एक विस्तार से इन्होंने पूरा का पूरा उस अधिवेशन में वहां के सभी सदस्यों के सामने रखा था। तो काफी इफेक्टिव था ये, जिससे कि वहां के जो सदस्य थे कांग्रेस के, उन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, और सुभाष चंद्र बोस का काफी ज्यादा यहां पर क्या आत्मविश्वास बढ़ गया, और लोगों का, वहां के जो सदस्य थे कांग्रेस के, उनका सपोर्ट अधिक बढ़ गया, और काफी ज्यादा ये पॉपुलर हो गए पहले अधिवेशन से। देन उसके बाद में 1939 की बात आई। तो 1939 में 3 दिसंबर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी।
1939 3 सितंबर 1939 में ललित गोई थे जिस समय भारत के वायसराय। उस समय यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ में वायसराय ने मीटिंग रखी थी, क्योंकि यहाँ पर भारत के जो लोकल जवान थे, यहाँ की जो सैनिक थे जो कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे, उनके तहत, क्योंकि उनको भी इस युद्ध में पार्टिसिपेशन करने के लिए अंग्रेज बोल रहे थे, तो भारत के जो नेता थे, क्योंकि प्रांतीय व्यवस्था चालू हो गई थी, प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था चालू हो गई थी, यहाँ पे कि भारत के लोकल जो नेता थे वो प्रांतीय शासन की गवर्न बॉडी में थे, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली 50% से ज्यादा यहां पर राय वहां की लोकल बॉडीज की लेना आवश्यक थी। तो उसी कारण से लॉर्ड लिलिथगो ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ में एक मीटिंग रखी, और वायसराय ने इसी में क्या किया था, घोषणा के बाद में यूपी में सांविधानिक विकास का भी एक प्रभुत्व की प्रदान की जाएगी। ये भी एक जानकारी यहाँ पर 1939 में लिलिथगो के समय में हुई थी। फिर क्या हुआ, जैसे ही युद्ध के बारे में बात हुई तो युद्ध के समय में उन्होंने बिना किसी परमिशंस के, जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं उसके बारे में, प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिपरिषद ने क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की सहमति से शामिल कर लिया गया था। कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं थी, क्योंकि कुछ कंडीशंस कांग्रेस ने अंग्रेजों के समक्ष रखी थी कि अगर आप हमारे भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करते हैं और कल को आपको इसमें सफलता मिलती है, देन उसके बाद में आप हमारे देश से छोड़कर चले जाएंगे और हमारे देश को स्वतंत्र करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके की बातें चल रही थी, तो कांग्रेस ने ये सब चीजें रखी, सारी की सारी बातों को उनके सामने रखा, लेकिन अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया, और बिना किसी उस स्वीकार्यता से अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। तो उससे क्या हुआ, कांग्रेस रुष्ट हो गई, और जो प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था जो अंग्रेजों ने 1935 में लेकर आए थे, उससे कांग्रेस की जितनी भी मंत्रिपरिषद थी, ठीक है ना, उन्होंने वहां से त्याग पत्र दे दिया, यानी कि वो वहां पे जितने भी प्रांतीय शासन थे वो पूरी की पूरी गिर गए, ठीक है ना। देन उसके बाद में क्या हुआ, फिर इन्हीं के समय में 1939 में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, लॉर्ड लिलिथगो के समय में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के वर्तमान में ये जबलपुर में स्थित है, यहाँ पे कि ये अधिवेशन किया गया, और इस अधिवेशन में की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को मिली। इसमें इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में गांधी जी के जो बहुत ही ज्यादा चहेते थे, वो इनके विपक्ष में इन्होंने चुनाव लड़ा, जो थे पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पर टोटल 203 वोट से सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे, क्योंकि इनकी जो उपलब्धि थी, इससे पहले जो 1938 में हरिपुरा गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो योजना कमीशन लेके आए थे, वो काफी ज्यादा प्रभावी रहा, और उससे कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर कांग्रेस में इनका वर्चस्व बढ़ गया था, और उसी का पूरा फायदा इनको अगले इलेक्शन में, जो कि त्रिपुरा अधिवेशन में हुआ, वहां पे फायदा मिला, और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को 203 वोटों से हरा दिया। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे, जिसमें कि गांधी जी भी शामिल थे, तो गांधी जी के विचार और सुभाष चंद्र बोस जी के विचार क्या एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। तो क्या हुआ उसके बाद में, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष से उन्होंने क्या दिया था, त्याग पत्र कर दिया था, क्योंकि यहां पर ये थोड़ी सी आक्रामक नीति में थे, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाए, अहिंसा के साथ में ही हम भारत को स्वतंत्र करें और आजाद करें। लेकिन उस विचार के साथ में सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थे, और वो अपनी खुद की इस तरीके की नीति अपनाना चाहते थे कि इसमें अपने खुद की सेना बनाकर निर्माण करके हम यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में दो दो हाथ करें, और उनको उसी तरीके से भगाया से यहाँ से छोड़ा जाए कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। तो कहीं ना कहीं उनके विचार एक दूसरे के सामने आ रहे थे, एक दूसरे के जो मतभेद उत्पन्न हुए, इस कारण से तुरंत उसी समय में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, यानी कि खुद की एक पार्टी का यहां पर गठन किया था, जो कि 1939 में इन्होंने किया। आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है वो भी 1940 का है। 1940 में ही लॉर्ड लिलिथगो ने क्या लेके आए थे, ये अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। अगस्त में ये एक प्रस्ताव लेके आए, जिसमें कि
भारत में उपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना और एवं युद्ध विषय के संबंध में जो भी यहाँ पर एक विचार विमर्श करना था, उसके हेतु यहाँ पर एक अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त की जो एक रेफरेंडम था, मतलब कह सकते हैं एक प्रस्ताव था, एक प्रकार से प्रपोजल लेकर आए लेनिन को, और उसमें एक परामर्श समिति बनाने की एक मुख्य बातें रखी गई, एक एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए यहाँ पर बात रखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 में लेनिन के समय में ये अगस्त प्रस्ताव आया था। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय में आया था, तो वो थे लॉर्ड लेनिन के समय में ये अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसमें कि एक युद्ध परामर्श समिति का बनने की मुख्य बातें रखी गई थी। क्योंकि ये 1939 में क्या हुआ था, विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 3 सितंबर में, और 1940वीं युद्ध के दौरान की ये घटना थी। उसके बाद में मार्च में लाहौर अधिवेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, जिसमें कि उन्होंने क्या रखा था, पाकिस्तान की मांग रखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान की मांग, जो कि लाहौर में मार्च में आयोजित हुआ, उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग रखी गई। यानी कि पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग अंग्रेजों के सामने रखी कि हमें मुस्लिम समुदाय जो था, मुस्लिम कम्युनिटी, उसके लिए एक अलग से ही हमें राष्ट्र चाहिए, यहाँ पे कि हम अपनी खुद की सरकार चला सकें और अलग से हमें पाकिस्तान हो, अगर भारत आजाद हो तो उसमें एक अलग से हमारा देश होना चाहिए। तो ये मुस्लिम लीग ने पहली बार बात रखी थी, याद रखिएगा, मार्च 1940 में, जो कि लाहौर अधिवेशन रखा गया था। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो 1941 की बात है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस को क्या हुआ था, नजरबंदी तोड़कर, यानी कि 1940 के समय 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो पार्टी थी उसकी स्थापना की। देन उसके बाद में ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए थे, और एक्टिव होने के कारण ये कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग जिस तरीके से कर रहे थे कि अपनी खुद की सेना बनाई जाए और कहीं ना कहीं पर अंग्रेजों से दो दो हाथ किया जाए। तो अंग्रेजों को इसके बारे में जानकारी मिल गई, और जानकारी मिलने के बाद में इन्होंने 1941 में सुभाष चंद्र बोस को उससे पहले ही नजरबंद कर लिया और इन पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया। तो कैसे भी करके इन्होंने 1941 में क्या किया, नजरबंदी तोड़ी, और ये वहां से तोड़कर जर्मनी भाग गए, यानी कि जर्मनी की तरफ में रवाना कर गए। यानी कि अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर जर्मनी भाग गए थे। कौन चले गए थे, सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते हैं, 1941 की बात है ये। फिर चलते हैं 1900, अगला पॉइंट आ रहा है आपके सामने, लिलित गो। ये भी लिलित गो के समय की बात है। लिलित गो ने 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में सबसे पहली बार क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के बाद में यहीं पर 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में उसका दमन हुआ। ये 1942 की बात है, जो कि कब हुआ था, ये सितंबर में हुआ था, ठीक है ना, 9 सितंबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जो कि कहां से हुआ था, ये मुंबई से। मुंबई, यानी कि जो उस समय क्या उसका नाम क्या था, बम्बई नाम था, बॉम्बे के नाम से जाना जाता, तो बम्बई से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। देन इसका प्रपोजल जो था वो जुलाई से स्टार्ट हो चुका था। जुलाई के बाद में अगस्त में इसको पारित कर दिया गया था, और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से 9 सितंबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी तरीके से शुरुआत हुई, और पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल जल्द फटाफट ये पूरे में छा गया था। और इन्हीं के समय में, ललित के समय में बंगाल में भी सूखा पड़ा था 1942 में। और जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 42 में, तो उसके बाद में कांग्रेस के जितने भी मुख्य लीडर थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि काफी ज्यादा प्रभावी रहा था। अंग्रेजों से बोल दिया था कि भारत छोड़ो, जनता आती है, और भारत छोड़ो के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए थे, चाहे उसमें टैक्स नहीं देने की बात है या फिर विदेशी कपड़ों को नहीं अपनाना। और वहां पे जो सरकारी कर्मचारी अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे, अंग्रेजी सरकार के, उन्होंने भी अपने खुद के पद का बायोडाट कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, और काम पर नहीं जा रहे थे। तो काफी ज्यादा ही प्रभावी रहा था ये आंदोलन। तो उस समय अंग्रेजों ने जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन सभी को इसमें जेल में डाल दिया गया था। ललित गो के समय की बात है 1942 की, क्योंकि इनका जो टेन्योर है 1936 से लेके 1942 के बीच में चला। अगला जो पॉइंट आता है वो है, क्योंकि 1936 के बाद में अब आता है आपके पास में लॉर्ड बेवल।
42 खत्म हुआ, 42 तक उनका कार्यकाल था। 42 के बाद में 43 में लॉर्ड वेबल आ जाते हैं और लॉर्ड लिनलिथगो के समय खत्म हो जाता। तो वेबल जो 1943 से लेके 47 के बीच में रहते हैं, यानी कि मतलब ऑलमोस्ट जब भारत आजादी की तरफ में आगे बढ़ रहा था तब तक लॉर्ड वेबल यहां पर अपने कार्यकाल में रहे। ठीक है ना। देन उसके बाद में फिर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जिनको कि प्रमुख रूप से जाना जाता है कि इन्होंने जितने भी स्वतंत्रता के लिए जो पैरामीटर्स बनाए वो उन्हीं के समय में बने और फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ, जिससे कि भारत आजाद हुआ। लेकिन उससे पहले जो आए वो आए कौन आए थे? लॉर्ड वेबल आए। तो लॉर्ड वेबल जो कि 1943 से लेकर 1947 के बीच में रहे। तो 1943 में जो कि बंगाल का सूखा लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही लेकर आए थे। और लॉर्ड लिनलिथगो जब गए तो उस समय भारत में सूखा ही पड़ रहा था। जब भारत में लॉर्ड वेबल आए तो सूखा इनको यहां पर मिला। तो सूखे से इन्होंने अपने यहां अपनी वायसराय की शुरुआत की। और सिंगापुर में ही 1947 में जब लॉर्ड वेबल भारत के क्या थे? वायसराय थे। तो सिंगापुर में जाके, क्योंकि ये क्या गए थे 1942 में, इन्होंने अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर, क्योंकि इनको नजरबंद कर लिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, वहां से रवाना हो गए थे जर्मनी की तरफ। फिर जर्मनी से ये मूव हुए, वहां से जर्मनी में उस समय की जो हिटलर थे और उनकी जो शासन था उनसे मिले। और कहीं ना कहीं जर्मनी में जो अंग्रेजी बंदी थे, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का जर्मनी के साथ, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अगर हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जर्मनी का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि जर्मनी के जो हिटलर थे उसने ही इस विश्व युद्ध की घोषणा की थी। और वहां पर अंग्रेजी अंग्रेजी जो बंदी थे, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे, उसको, उन सभी सैनिकों को जर्मनी में बंदी बना लिया गया था। तो काफी सैनिक थे जो वहां पे बंदी थे। तो सिंगापुर में इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सुभाष चंद्र बोस को, कि वो हिटलर से मिले जाकर और हिटलर से बोले कि हम अपने देश को आजाद करने के लिए, अपने देश की आजादी के लिए इन सैनिकों का, जो कि आपने हमारे भारतीय जवानों को जो वहां पे आपने बंदी बना के रखा है, इनका उपयोग हम अपने देश में जो अंग्रेज हैं जिससे कि आप युद्ध लड़ रहे हैं उनके साथ में हम इसको क्या करेंगे? उपयोग करेंगे और अपनी खुद की सेना का निर्माण करना चाहते हैं। तो पूरी प्लानिंग वहां पर उस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने वहां से कर दी थी। फिर वहां से वो वापस स्केप कहां है? सिंगापुर में आए। तो सिंगापुर में आके इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए की स्थापना की। आईएनए की स्थापना दिसंबर 1943 में, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1943 में इन्होंने आईएनए की स्थापना, दिसंबर या फिर फरवरी, सॉरी 23 फरवरी को, 23 फरवरी, 23 फरवरी, दिसंबर में नहीं था, 23 फरवरी 1943 के आसपास इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना की। और आईएनए की स्थापना करने के बाद में यहां से इन्होंने अपनी खुद की सेना का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। तो आईएनए की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और उस समय भारत के वायसराय कौन रहे थे? लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल का कार्यकाल कब से था? 1943 से लेके 1947 तक लॉर्ड वेबल जो कि भारत के वायसराय रहे। और इनके समय में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपका बन रहा है। और जो विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए बिल्कुल आप चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगला जो वीडियो होगा वो चौथा वीडियो होगा, जिसमें कि हम लॉर्ड बेवल से शुरू करेंगे और लॉर्ड माउंटबेटन तक हम पूरा का पूरा इसको कंपाइल कर लेंगे और एक एक पॉइंट्स को आगे हम बढ़ाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा और आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। और जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।
अगला वीडियो में मैं पूरा का पूरा कंपाइल आपको करके पूरे पूरे जो वायसराय थे उनको कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो टिल